हेलो स्टूडेंट, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक कॉमन साइन होता है कफ या खांसी। खांसी बहुत सारे कारणों से हो सकती है, उसमें से एक कारण होता है ब्रोंकाइटिस। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम से ही आइटिस आ रहा है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। एंड ब्रोंकस शब्द होता है वो यूज होता है ब्रोंकस के लिए। तो ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना। ब्रोंकियल ट्यूब या ब्रोंकस जो होती है वो ट्रेकिया और लंग्स के बीच की एक पाइप होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है, और इसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ की जो गोबलेट सेल जो होती है वो म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। तो म्यूकस के प्रोडक्शन के कारण और स्वेलिंग के कारण से ये जो पाइप जो है वो सिकुड़ जाती है। एयरवे जो होता है वो कब रिड्यूस हो जाता है जिससे एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके कारण से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। यही कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। टाइप अगर देखें इसके तो मेनली दो टाइप का होता है ये। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये सडन होता है, शॉर्टर पीरियड के लिए होता है और 1 to 3 वीक के अंदर ये रिजोल्व हो जाता है। ये ज़्यादातर कॉमन कोल्ड या वायरस इन्फेक्शन के कारण से होता है। दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ने वाली डिसीज है जो सीरियस होती है और इसमें परसिस्टेंट कफ मतलब लगातार कफ आता है और ये कफ जो होता है वो 3 महीने या उससे ज़्यादा भी रह सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन के कारण से होता है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के कारण कि किन कारणों से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कॉज की। कॉज एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है उसका जो कारण होता है वो होता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन इसमें होता है एक तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन, उसके कारण से। सेकंड जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण, कोल्ड है या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से। सेकंड जो है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है स्मोकिंग में सिगरेट स्मोकिंग है, हुक्का है या बीड़ी है, मतलब किसी भी तरह से स्मोकिंग पर्सन करता है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है इसका वो है एयर पोल्यूशन, जैसे एयर के अंदर डस्ट है, केमिकल है या गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी चीज़ है वो भी एक ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई व्यक्ति है वो इसका इरिटेंट के कांटेक्ट में आता है, जैसे टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उससे निकलने वाला जो हार्मफुल एजेंट है कोई है या इरिटेंट है वो लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में आता है तो उससे भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर है जो ब्रोंकाइटिस की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन तो है ही, कुपोषण के कारण से, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें क्या होता है कि एसिड जो होता है वो रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स होकर सीधा वो जा सकता है ब्रोंकस के अंदर और वहाँ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है। इम्यूनिटी अगर किसी पर्सन की लो है तो उसको इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होगी, उसको भी ये हो सकता है। या फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जो है उनको भी ये संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जो इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिसीज होती कैसे हैं। तो ये जो हमने कॉज पढ़े थे उन कारणों से क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो इरिटेट होगी। जब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ब्रोंकस की उसमें इरिटेशन होगा तो उससे क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लामेशन होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग के साथ साथ ही क्या होगा, वहाँ पर म्यूकस का एक्सेस प्रोडक्शन होगा। तो गोबलेट सेल जो है वो प्रोलिफरेट हो जाएगी और गोबलेट सेल प्रोलिफरेशन के कारण से म्यूकस का बहुत ज़्यादा स्त्रावण होगा। अब होगा क्या कि म्यूकस का बहुत ज़्यादा स्त्रावण हो रहा है, साथ ही साथ वहाँ क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। उस स्वेलिंग के कारण से जो ल्यूमन जो होता है वो ल्यूमन क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब ब्रोंकस के अंदर का स्पेस होता है वो सिकुड़ जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा। और ल्यूमन जब नैरो होगा तो उसके कारण से क्या होगा कि एयर जो है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एयर का प्रॉपर फ्लो नहीं होने के कारण से वेंटिलेशन उसका क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज वेंटिलेशन होगा।
और वेंटिलेशन कम होने के कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आएगी, सांस लेने में उसको परेशानी आएगी, मतलब उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। तो ये इसकी कॉमन पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की या क्लिनिकल फीचर की, कि क्या सिम्टम दिखाई देंगे, क्या होगा उसको। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, साथ ही साथ म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो म्यूकस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो हमारा जो रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है वो क्या करेगा, उसको एक्सपेल मतलब बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होने के कारण से क्या होगा, कफिंग होगी, मतलब बहुत ज़्यादा कफ आएगा। तो बहुत ज़्यादा कफ आता है, पर्सिस्टेंट कफ आता है, लंबे समय तक कफ आता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ये 3 महीने उससे ज़्यादा कफ आ सकता है। सेकंड, कफ के साथ स्पुटम आएगा, मतलब कफ जो होता है वो स्पुटम वाला आता है, तो स्पुटम का भी प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मात्रा में स्पुटम आएगा। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो स्पुटम जो होगा वो पुरुलेंट होगा और ऑफेंसिव होगा, मतलब बदबूदार स्पुटम होगा। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, ल्यूमन जो है वो नेरो हो गया है इन्फ्लामेशन के कारण और स्वेलिंग के कारण से, जिसके कारण से जैसे ही एयर पास होगी, एयर क्या होगी, वहाँ टकराएगी, और टकराएगी उसके कारण से वहाँ पर एक साउंड सुनाई देगा जिसको व्हीजिंग साउंड कहा जाता है, मतलब विसल की तरह साउंड सुनाई देगी रेस्पिरेशन के दौरान। इसके अलावा क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा उसको, क्योंकि कॉन्जेशन हो जाएगा, म्यूकस का एक्यूमुलेशन होगा ब्रोंकस के अंदर, तो चेस्ट में कॉन्जेशन हो जाएगा। कॉन्जेशन के कारण से चेस्ट टाइटनेस होगा उसको, और साथ ही साथ चेस्ट पेन होगा। अगली चीज, ल्यूमन क्या हो रहा है, नेरो हो रहा है, साथ ही वहां पर म्यूकस है जिससे एयर का पासेस बराबर नहीं होगा। जब एयर का पासेस नहीं होगा तो पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आएगी, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी आएगी, मतलब एक तरह से उसको क्या होगा, डिस्निया होगा। डिस्निया के साथ यदि वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के कारण से उसको फीवर और हेडेक उसको आ सकते हैं। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में दिखाई देंगे। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या रहेगा, मतलब फाइंड आउट कैसे करना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कॉमन रहता है, सबसे पहले तो उसकी हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में उसकी जो हैबिट है, खास करके स्मोकिंग की हैबिट वो पूछेंगे। इसके अलावा उसकी जो है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी ले लेंगे। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मेनली रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है वो चेक करेंगे, साथ ही साथ हम स्पुटम जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे, और कफिंग जो हो रही है वो कैसी आ रही है वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड चीज, स्पुटम जो है उसका कल्चर करवाएंगे ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसका हम पता लगा सकें। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। ब्लड टेस्ट में WBC काउंट जो है वो इन्फ्लामेशन के कारण से बढ़ा हुआ मिल सकता है, खास करके न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। PSR जो है वो भी उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे जो है वो करवाया जाएगा। चेस्ट एक्सरे के अंदर ब्रोंको ट्रेकियोवास्कुलर जो है मार्किंग वो उसमें दिखाई दे सकती है। इसके अलावा PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम जो है और टोटल लंग कैपेसिटी वो बढ़ी हुई मिल सकती है, क्योंकि एयर जो एक्सेल नहीं कर पा रहा है ब्लॉकेज के कारण से। इसके अलावा ABG एनालिसिस जो है वो करवाया जाएगा। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें यदि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है तो उसके कारण से ऑक्सीजन की सैचुरेशन रेट कम और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिल सकती है। तो ये रहेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो कॉज जो होगा उसको ट्रीट किया जाएगा। कॉज हो सकता है इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी। एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन या सिक्लोस्पोरिन ग्रुप की जो भी एंटीबायोटिक है वो उसको दी जाएगी। सेकंड चीज जो देंगे वो देंगे ब्रोंकोडाइलेटर दिए जाएंगे, ताकि ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो जाए, और ब्रोंकस डायलेट होके एयर का फ्लो जो है वो प्रॉपर हो सके। इसके लिए जो यूज किया जाता है एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन इत्यादि दिए जाते हैं। थर्ड चीज में जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है एंटीकोलिनर्जिक। ये एंटीकोलिनर्जिक जो है वो भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं ब्रोंकस की, जिससे ब्रोंकस के अंदर डायलेटेशन होगा, मतलब ब्रोंकस का ल्यूमन बढ़ जाएगा और एयर फ्लो प्रॉपर होगा। इसमें जो यूज की जाती है आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा बीटा-2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें साल्बुटामोल है, टर्बुटालाइन है, ये दिए जाते हैं।
ये भी ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करते हैं, जिससे एयर का प्रॉपर पासेज होगा। और दिए जाएंगे म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकस जो है उसको लूज करके एक्सपेल करने, बाहर निकालने के लिए ये दिए जाते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट, जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, तो कफ के लिए एंटी टिश्यू ड्रग दी जाती है, जिसमें कोडिन दी जाती है। ये कफ को कम करने का काम करती है, खांसी को कम करने का काम करती है। साथ ही इसके अंदर फीवर यदि पेशेंट को आ रहा है तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक जो है वो इसमें दिया जाता है। तो ये मेन जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा फार्माकोलॉजिकल। अदर जो केयर इसमें दी जाती है वो दी जाती है यदि म्यूकस जो है उसको लूज करने के लिए स्टिमुलेशन दिया जाता है, साल्बुटामोल नेबुलाइजर दिया जाता है। नेबुलाइजर जो है वो भी म्यूकस को लूज करके बाहर निकालने का काम करता है, साथ ही साथ ब्रोंकस को डायलेट करने का भी काम करता है। म्यूकस जो है वो बाहर निकालने के लिए पोस्चुरल ड्रेनेज जो है वो दिया जाता है। पोस्चुरल ड्रेनेज के द्वारा जो म्यूकस जो एक्यूमुलेट हुआ है उसको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा यदि पेशेंट जो है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट जो है वो कम आ रहा है, 90 से बिलो या 80 से बिलो आ रहा है, तो उस समय ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एज पर ऑर्डर। साथ ही साथ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और पर्स लिप एक्सरसाइज जो है वो भी इस पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे करने के लिए। तो ये मेन इसमें ट्रीटमेंट रहेगा इस पेशेंट का। नर्सिंग केयर हमारी क्या रहेगी इस पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले पेशेंट जो है उसको हमें कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है। पेशेंट को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए हमें अवॉइड करना है जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाती हो, जैसे तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना इत्यादि को। पेशेंट यदि स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कहना है बिल्कुल ही वो बंद कर दे, अवॉइड करें। हमें पेशेंट के वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करने हैं, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है, ब्रीथिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना है। पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करानी है ताकि उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं हो। पेशेंट को हम ऐसे रूम में रखेंगे जो वेल वेंटिलेटेड हो, डोर ओपन हो, वहाँ से एयर का अच्छे से पासेज हो रहा हो। पेशेंट जो है उसके हमें न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करके रखना है। उसको फूड इंटेक के लिए हमें एनकरेज करना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो फूड का इंटेक करे। फूड इंटेक से होगा क्या कि म्यूकस जो होगा वो लूज होगा और बाहर एक्सपेल इजी वे में हो जाएगा। पेशेंट जो है उसको हमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए कहना है, उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी है। साथ ही साथ पेशेंट को पर्स लिप ब्रीथिंग के लिए भी एडवाइस करनी है। पेशेंट को कहना है कि जब भी वो खाना खाए या मील करे उस दौरान भी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और पर्स लिप एक्सरसाइज जो है वो करता रहे। पेशेंट जो है उसको हमें स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराना है ताकि म्यूकस बाहर निकल सके। पोस्चुरल ड्रेनेज जो है वो भी पेशेंट को हमें एडवाइस करना है। साथ ही साथ पेशेंट को कहना है हमें कि वो मास्क का उपयोग करें ताकि एयर पोल्यूशन या जो भी इरिटेंट जो है, एलर्जन जो है, उसकी एंट्री अंदर नहीं हो। हैंड वॉशिंग के लिए पेशेंट को कहना है कि वो अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करें। ओके, डिटेल नर्सिंग केयर प्लान के लिए COPD का वीडियो जो है उस पर क्लिक कीजिए। इन्फ्लामेशन प्रोसेस को समझने के लिए इन्फ्लामेशन का जो वीडियो दिया गया लिंक उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।